गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद रखता हूँ आप अपने घरों में सेफ होंगे। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप एजुकेटेड लोग हैं। अपना ये दायित्व बनता है कि परिवार के लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखना है ना, किस तरह से अपने को इस वायरस से लड़ना है। ठीक है भाई। तो इससे पिछली क्लास के अंदर अपन लोग जो क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे थे, अपन ने नया चैप्टर शुरू कर दिया था, पॉलीमर्स, बहुलक शुरू कर दिया था। बहुलक के अंदर मैंने आपको बहुलक की डेफिनेशन वगैरह है, एकलक इकाइयों की परिभाषा वगैरह है, और 6 उदाहरण आपको इससे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाए थे। 6 उदाहरण के अंदर आपने पढ़े होंगे, उम्मीद रखता हूँ। पॉलीथीन वगैरह है, पीवीसी वगैरह है, पेन वगैरह है ना, टेफलॉन वगैरह है, पॉलीस्टाइरीन है, नायलॉन 66 जैसे उदाहरण आपको पढ़ाए मैंने। ठीक है भाई। अब आज की क्लास के अंदर अपने पास जो अपना विषय रहेगा वो है बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए, बहुलकों का वर्गीकरण एक पीरियड में संभव नहीं है, तो ये आपको 2-3 पीरियड के अंदर करवाया जाएगा। लेकिन पहले बता देता हूँ भी अपन कौन कौन से वर्गीकरण है। इसमें से क्वेश्चन क्या होता है, कंफर्म होता है, निश्चित होता है, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। बहुलकों का वर्गीकरण या बहुलक का वर्गीकरण। तो देखिए, वर्गीकरण समझने से पहले मैं आपको एक चार्ट टाइप बता देता हूँ कि भी आपको ये क्लासिफिकेशन आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है। तो आपको बताऊं 6 आधार पर, कितने आधार पर, 6 आधार पर लगभग अपने को बहुलक का क्या पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है भाई। वो 6 आधार कौन कौन से होंगे, उनमें फिर आगे सब क्लासिफिकेशन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो आज बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ उद्गम या स्रोत के आधार पर। पहला किसके आधार पर होता है, उद्गम या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है भाई। उद्गम या स्रोत के आधार पर आपको क्या करना है, वर्गीकरण पढ़ना है। तो देखिए, उद्गम या स्रोत के आधार पर जो बहुलक है वो आपको 3 प्रकार के बताए जाएंगे। उद्गम या स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बहुलक बताए जाते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहला पढ़ाया जाता है प्राकृतिक बहुलक। सबसे पहला कौन सा होगा, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा आएगा आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक। दूसरा कौन सा आएगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और तीसरा जो आएगा वो आएगा संश्लेषित बहुलक। तीसरे कौन से आएंगे भी अपने पास में, संश्लेषित बहुलक आएंगे। ठीक है। उद्गम या स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो 3 तरह का पढ़ना पड़ेगा, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित बहुलक। दूसरा जो आपको मैं बताऊं वर्गीकरण का आधार होगा वो होगा एकलक इकाइयों के आधार पर, या संगठन भी कह सकते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण का जो आधार है वो है एकलक इकाइयों के आधार पर। ये बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है भाई, एकलक इकाइयों के आधार पर। ठीक है। तो देखिए, एकलक इकाइयों के आधार पर जो बहुलक है इन्हें 2 भागों में, कितने भागों में, एकलक इकाइयों के आधार पर कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं समबहुलक और एक होते हैं विषम बहुलक। एक तो कौन से होते हैं, समबहुलक। ठीक है भाई, समबहुलक। और एक कौन सा आएगा आपके, विषम बहुलक आएगा। विषम, या देखो इसके लिए एक शब्द और है, सह बहुलक भी कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार इस शब्द से पूछ लेते हैं। ठीक है। तो एकलक इकाइयों के आधार पर जो बहुलक होंगे वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, सम बहुलक, और दूसरे कौन से होंगे, विषम बहुलक या सह बहुलक आपके होते हैं। ठीक है। उसी तरह से वर्गीकरण का जो तीसरा आधार होगा वो होगा संरचना के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। तो तीसरा आधार कौन सा होगा, संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए, संरचना के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के बताए जाते हैं, 3 प्रकार के बताए जाते हैं। जैसे सबसे पहला रेखीय बहुलक बताया जाता है, दूसरा आपके पार्श्वीय बहुलक बताया जाता है। ठीक है, पार्श्वीय श्रृंखला वाले कह सकते हैं अपन लोग। ठीक है ना, रेखीय श्रृंखला वाले, पार्श्वीय श्रृंखला वाले, और तीसरे जो होते हैं
वो होते हैं तिर्यक बहुलक। तीसरे कौन से होते हैं? तिर्यक बहुलक आपके होते हैं। ठीक है भाई। तो पहला क्या था? उद्गम या स्रोत के आधार पर, दूसरा एकलक इकाइयों के आधार पर, तीसरा संरचना के आधार पर होता है। ठीक है ना। चौथा जो है, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, चौथा जो बहुलक है आपके, वो आएगा आपके बहुलकन के आधार पर। किसके आधार पर? बहुलकन के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो एक बार ये चार्ट फॉलो कर लेते हैं जिससे अपने को पता रहे। तो चौथा है आपके बहुलकन के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। बहुलकन के आधार पर, ये बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए बहुलकन के आधार पर जो बहुलक होते हैं ना बेटे, ये दो कैटेगरी इसमें आपको मिलेगी। एक तो मिलेगा योगज बहुलक और एक मिलता है संघनन बहुलक। दो तरह के, एक तो कौन सा होगा? योगज बहुलक। ठीक है। और एक कौन सा होगा? संघनन बहुलक आपके होता है योगज। और दूसरा कौन सा मिलेगा? संघनन बहुलक अपने को मिलता है। ठीक है भाई। तो ये किसके आधार पर हो गया? बहुलकन के आधार पर आपके हो जाता है। पांचवा जो बता रहा हूं वर्गीकरण का आधार है, वो है आणविक बलों के आधार पर। किसके आधार पर? आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। पांचवा आधार किसके आधार पर होगा? आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। तो ये आणविक बलों के आधार पर, तो आणविक बलों के आधार पर जो बहुलक है वो दो प्रकार, देखो सब में दो प्रकार मिलेंगे। इसमें आणविक बलों के आधार पर जो बहुलक दो प्रकार के हैं, दो कौन कौन से? एक तो होता प्रत्यास्थ बहुलक और एक रेशेदार बहुलक। कौन सा होता है? एक तो होता है प्रत्यास्थ बहुलक, ठीक है, और एक कौन सा होता है? रेशेदार बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक और दूसरा कौन सा हो जाता है? रेशेदार बहुलक आपके हो जाता है। ठीक है भाई। तो आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थ बहुलक और दूसरा कौन सा है? रेशेदार बहुलक। छठा जो टाइप आता है वो ताप के आधार पर। किसके आधार पर बता रहा हूं? आपके ताप के आधार पर। वैसे किताबों में इन दोनों को शामिल ही दिया हुआ है, लेकिन अपन अलग ही कर लेते हैं इसको। ताप के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो ताप के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ताप सुन्मय। कौन सा होता है? ताप सुन्मय। और एक होता है ताप दृढ़। कौन सा है? ताप सुन्मय। और कौन सा होता है? ताप दृढ़ बहुलक आपके होता है। ठीक है भाई। तो बहुलकन के आधार पर दो प्रकार का, योगज बहुलक और संघनन बहुलक। दूसरा आणविक बलों के आधार पर कितना? दो, प्रत्यास्थ बहुलक, रेशेदार बहुलक। ताप के आधार पर कौन कौन सा? ताप सुन्मय और ताप दृढ़। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पांचवा और जो छठा पोर्शन है ये बोर्ड ने बहुत ज्यादा पूछा है। और आपको बताऊं, ये जो ताप के आधार पर ताप सुन्मय और ताप दृढ़ ऐसे बहुलक हैं जो पेपर में रिपीट हुए हैं। बाकी देखो रिपीट की संभावना कम रहती है, लेकिन ये ऐसे उदाहरण हैं जो पेपर में आपको 2015, 16, 17 के पेपरों के अंदर आपको कंटिन्यू आए हुए सवाल ये आपके मिल जाएंगे। तो टोटल कितने आधार पर? 6 आधार पर अपना वर्गीकरण हो गया। ठीक है ना। तो आज अपन 1-2 आधार पर बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे और चर्चा चलेगी। तो अपना जो वर्गीकरण का अब पहला आधार पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण का कौन सा आधार शुरू कर रहे हैं अपन? पहला। और कोशिश से मेरी दूसरा आधार आज आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है भाई। तो 2 आधार पर आज बात अपन लोग करेंगे। तो जैसे अब आपने देखा होगा, पहला आधार कौन सा है? उद्गम या स्रोत के आधार पर, यानी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर। तो जो पहला आधार आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? उद्गम या स्रोत के आधार पर। ठीक है भाई। तो उद्गम या स्रोत के आधार पर मैंने आपको बताया था बहुलक 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे भाई? 3 प्रकार के बहुलक आपको उद्गम या किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर पढ़ाए थे। 3 कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्राकृतिक बहुलक। सबसे पहला कौन सा था भाई? प्राकृतिक बहुलक। ठीक है। अब देखिए बेटे, प्राकृतिक बहुलक
नाम से ही पता चल जाता है वे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति की देन है, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन बड़ी प्राकृतिक बहुलक की कि वे बहुलक जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, वे बहुलक जो हमें कहां से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अब उदाहरण जरूर ध्यान रखना। देखो प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे आपके ऊन वगैरह है ना, ऊन है, ऊन के अलावा जैसे प्राकृतिक रबड़ वगैरह है ना, गोंद वगैरह, ये भी बहुलकों में आते हैं भाई, गोंद वगैरह है, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक बहुलकों के अंदर आते हैं। ऊन है, रबड़ है, गोंद है, ठीक है भाई, ये सब क्या है आपके, रेयोन वगैरह है, ये सब क्या है प्राकृतिक बहुलकों के अंदर आते हैं। तो पहला कौन सा बहुलक हो गया, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बहुलक कौन सा बताया था, अर्ध संश्लेषित। दूसरा कौन सा बताया था, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब देखिए अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं। देखिए वे बहुलक जो हमें प्राप्त तो प्रकृति से ही होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा उनके गुणों में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। वे बहुलक जो हमें प्राप्त तो कहां से होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं होती, तो मानव के द्वारा क्या करना पड़ता है, उनके गुणों में सुधार करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो क्या कहा मैंने, वे बहुलक जो आपको प्राप्त कहां से होंगे, प्रकृति से ही होंगे। कहां से होंगे, प्रकृति से ही होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा इनके गुणों में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। ठीक है भाई, मानव के द्वारा इनके गुणों में क्या करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को। तो मानव के द्वारा इनके गुणों में क्या करते हैं, सुधार आपके किया जाता है। तो वे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा इनके गुणों में क्या करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है। तो वे बहुलक क्या कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण देखो, इसका तो उदाहरण में रबड़ आता है, और इसमें अपन कह सकते हैं वल्किनीकृत रबड़। इसी पार्ट के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कौन सा रबड़ है आपके, वल्किनीकृत रबड़, इसका एग्जाम्पल आपके हो सकता है। वल्किनीकृत रबड़ के अलावा सेल्यूलोज एसीटेट है, सेल्यूलोज नाइट्रेट वगैरह है, इस श्रेणी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट हो सकता है, सेल्यूलोज क्या हो सकता है, नाइट्रेट, गन मेटल जो है वो इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो दूसरा कौन सा हो गया, अर्ध संश्लेषित आपके हो जाता है। और तीसरा कौन सा बताया था आपको, संश्लेषित। तीसरा कौन सा है, संश्लेषित बहुलक। अब देखिए नाम से ही पता चल जाता है बेटे, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। ठीक है भाई, वे बहुलक जिनका निर्माण पूर्णतया प्रयोगशालाओं में मानव के द्वारा किया जाता है, या वे बहुलक जिनका निर्माण पूर्णतया मानव के द्वारा होता है, वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। तो क्या कह सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित बहुलक। कौन से, मानव द्वारा जो निर्मित बहुलक हैं वो कौन से होते हैं आपके, संश्लेषित बहुलक आपके होते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो बेटे इसलिए पिछली क्लास के अंदर आपको 6-7 उदाहरण बताए थे, हैं 6-7 उदाहरणों के अंदर आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे पॉलीथीन बताया था, पॉलीथीन के अलावा जैसे पीवीसी है, पीवीसी के अलावा जैसे पेन है, पेन के अलावा जैसे नायलॉन क्या है, 66 वगैरह है, ये इस कैडर के एग्जाम्पल होते हैं। पीवीसी पेन है, नायलॉन 66 है, ये सब यानी इस पार्ट में मोस्टली आपको क्या है, संश्लेषित बहुलकों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में, संश्लेषित। तो ये पहला होता है उद्गम या स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, इसी तरह से अब आपके जो सेकंड कैटेगरी बताई थी, आपने नोट किया होगा कॉपी के अंदर, सेकंड कैटेगरी बताई थी एकलक इकाइयों के आधार पर। सेकंड कौन सी थी, एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, तो
एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, सेकंड कैटेगरी। बी, एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो अगर याद हो तो बताया था बेटे, एकलक इकाइयों के आधार पर जो बहुलकों का वर्गीकरण है वो आपके कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला बताया होगा समबहुलक। पहला कौन सा बताया होगा? समबहुलक। अब देखिए शब्द अपने आप में खुद जवाब देगा। सम का मतलब होता है समान। वे बहुलक जो समान प्रकार की एकलक इकाइयों से या एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? समबहुलक कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? वे बहुलक जो एक ही प्रकार की, वे बहुलक जो एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, वे बहुलक जो एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? समबहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समबहुलक आपके कहलाते हैं। अब आपको कहे इसके उदाहरण, तो मैंने आपको 6 उदाहरण शुरू में बताए थे। तो जो शुरू के 5 उदाहरण हैं, पीवीसी, पॉलीथीन, पेन, पॉलीस्टाइरीन, वो सब समबहुलक के उदाहरण हैं। तो आप इसमें कोई भी 1-2 एग्जाम्पल वापस लिख सकते हैं। जैसे याद हो तो पॉलीथीन का बताया था आपको, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका बहुलीकरण किया, ये क्या बन गया आपका? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये N, ये क्या था अभी आपके? एथीन था, और इसके बहुलीकरण से ये किसका निर्माण हो गया? पॉलीथीन का निर्माण हो गया। तो समबहुलक के अंदर आप पॉलीथीन उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। पॉलीथीन के अलावा आप इसमें पीवीसी का उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा आप पीएस का एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल क्या बता दिए, पहले बता दिए, ठीक है भाई। तो समबहुलक वे बहुलक जो एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने हैं, क्या कहलाते हैं? समबहुलक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आपको जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं विषम बहुलक। कौन सा बताया था? सेकंड कौन सा बताया था आपने? विषम बहुलक बताया था। ये जो सेकंड है ये कौन सा है आपका? विषम बहुलक। या देखिए कई बार ये विषम बहुलक शब्द नहीं लिख के मैंने कहा था, इसमें लिख देते हैं सहबहुलक। क्या लिख देते हैं इसमें? सहबहुलक लिख देते हैं। विषम बहुलक नहीं लिख के क्या लिख देते हैं? सहबहुलक इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब नाम से ही पता चल जाता है वह बहुलक जो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? विषम या सहबहुलक कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? वह बहुलक जो अलग अलग प्रकार की, वह बहुलक जो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है भाई। अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों, अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषम बहुलक कहलाते हैं। अब आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो तुरंत प्रभाव से निकलना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपको बताया था नाइलॉन 66। अब रिएक्शन बता चुका हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। नाइलॉन 66 आपके इसका एग्जाम्पल होता है। अभी बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर, नाइलॉन 66 की जो 2 एकलक इकाइयां होती है वो होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और कौन सी है आपके? एडीपी कंपाउंड, ठीक है ना। इसकी कौन कौन सी थी 2 इकाइयां? एक तो थी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी थी? एडीपी अम्ल। कौन सी थी? दूसरी इकाई कौन सी थी? एडीपिक अम्ल इसकी इकाई थी। आप चाहो तो इसका एक उदाहरण और है, अभी उसकी आगे रिएक्शन आगे आएगी बताऊंगा।
सेकंड एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं आपके टेरिलीन है, पॉलिस्टर वगैरह है, वो एग्जाम्पल भी इसमें लिखा जा सकता है। जिसमें जो इकाइयां होती है ना, होती है आपके उसमें टेरिलीन के अंदर टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। पॉलिस्टर या टेरिलीन के अंदर इकाइयां कौन सी है, टरथेलिक अम्ल, याद रखना आपके टेरिलीन या पॉलिस्टर की जो एकलक इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है, एक तो है टरथेलिक अम्ल, कौन सी होती है, टरथेलिक अम्ल होती है, और कौन सी होती है, एथिलीन ग्लाइकोल, कौन सी होती है, एथिलीन ग्लाइकोल। ये एग्जांपल आपको आगे वर्गीकरण आएगा उसमें इसकी रिएक्शन भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, बेस्ट उदाहरण नाइलॉन 66 से आपको बता देता हूँ, वह बहुलक जो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, आप ये विषम बहुलक या सबहुलक कहलाता है। नाइलॉन 66 है, पॉलिस्टर है, टेरिलीन वगैरह है, ये एग्जाम्पल आप इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके 2 आधार पर वर्गीकरण बता दिए, 6 आधार से वर्गीकरण होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला उद्गम स्रोत के आधार पर होता है, दूसरा एकलक इकाइयों के आधार पर होता है, तीसरा संरचना के आधार पर होता है, चौथा बहुलकन के आधार पर होता है, पांचवा आणविक बलों के आधार पर होता है, और छठा जो होता है वो ताप के आधार पर बताया था। तो आज अपन ने 2 कंप्लीट कर लिए, 2 कौन से किए, उद्गम या स्रोत के आधार पर किए, जिसमें 3 बताए थे, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित, और आपका दूसरा था एकलक इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें था आपका एक तो था समबहुलक और एक था विषम बहुलक। उदाहरण जरूर याद रखें आप लोग, हर किसी का एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा क्या है, बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पूछ ले सबहुलक, ये सबहुलक तो बहुत बार आया हुआ, सबहुलक किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। यानी अलग अलग इकाइयां जब होती है तो वो बहुलक कैसा होता है, सबहुलक आपके होता है, ठीक है। तो ये जो बताया उसको अच्छी तरह से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अगला पीरियड होगा उसके अंदर आपके मेरा प्रयास रहेगा वर्गीकरण पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। जो 4 पोर्शन बचे हुए हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है भाई। इनको अच्छी तरह से पढ़िए आप लोग, वीडियो के आधार पर धीरे धीरे वीडियो चला के अपने नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और साथ में आपको पीडीएफ जब पार्ट हो जाएगा तो पूरा पीडीएफ चैप्टर का दे देंगे, जिससे आप आराम से घर बैठे पढ़ सकें, ठीक है बेटे। लास्ट में यही कहूँगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। आपको देखिए पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, ना इधर जाना ना उधर आना, कुछ नहीं, सिर्फ अपने एक ही टारगेट बना लीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छी तरह से जो कंटेंट हर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, ठीक है बेटे। धन्यवाद।